आज हम लोग पुनः आप सभी कैडेट के बीच 20 सर्टिफिकेट परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको लेकर के फिर से आपके साथ कक्षा में साझा कर रहे हैं। 20 सर्टिफिकेट परीक्षा जो कि 20 तारीख को होनी है, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस सीरीज में हम आज शुरू कर रहे हैं प्रश्नों से। सबसे पहली चीज़ है एनसीसी जो है हमारी, इसकी कुछ गतिविधियाँ, क्या क्या चीज़ें एनसीसी के अंदर होती हैं। तो एनसीसी की 5 गतिविधियाँ लिखिए जो कैडेट्स के व्यक्तित्व अथवा चरित्र के विकास में सहायक होती हैं। एनसीसी की 5 गतिविधियाँ लिखिए जो कैडेट्स के व्यक्तित्व अथवा चरित्र के विकास में सहायक होती है। अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है तो आप उसमें ड्रिल, आप जानते हैं ड्रिल करते हैं। उसके अलावा जो कैंप में आप जाते हैं, कैंप में भी आपके व्यक्तित्व और चरित्र का विकास होता है। कैंप हो गया, कैंप के अलावा कंपटीशंस होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, वो आपका गतिविधियों के अंतर्गत आता है। ये चरित्र के लिए सहायक होती है, व्यक्तित्व और चरित्र के लिए। साहसिक अभियान कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर बाढ़ आ जाए, वहाँ पर जो आप एक्टिविटीज़ दिखाते हैं वो। और खेलकूद एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ये खेलकूद किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में सहायक होता है। तो अगर ये प्रश्न हमारा आता है एनसीसी की 5 गतिविधियाँ लिखिए जो कैडेट्स के व्यक्तित्व अथवा चरित्र के विकास में सहायक होती है, तो उसके उत्तर होंगे ड्रिल, शिविर, प्रतियोगिता, साहसिक अभियान और खेलकूद। प्रश्न हो सकता है अनुशासन से आप क्या समझते हैं। अनुशासन, किस तरीके से आप अनुशासित रहेंगे, चूँकि एकता और अनुशासन यही ध्येय सूत्र है एनसीसी का। तो अनुशासन से आप क्या समझते हैं। अनुशासन का मतलब दिए हुए आदेश को इच्छा से तुरंत पालन करना। अगर आपका कोई भी उच्च अधिकारी आदेश दे रहा है तो आपको उसके आदेश में कोई भी बात ना सुनने वाली जैसी नहीं होनी चाहिए। जो आपको आदेश मिला है सबसे पहले उसका पालन करना है। अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। जो व्यवस्था है वो सही व्यवस्था रहे, कहीं पर भी डिस्टर्बेंसेस ना हुए। अनुशासन का मतलब यह भी है कि अपने से उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को बिना किसी हीला हवाली के उचित कार्रवाई करना। अनुशासन से क्या समझते हैं, हमारे सामने फिर से है। अनुशासन का मतलब है दिए हुए आदेश को इच्छा से तुरंत पालन करना। अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना। अनुशासन का मतलब यह भी है कि अपने से उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का बिना किसी हीला हवाली के पालन करना और उस पर उचित कार्रवाई करना। अगला प्रश्न हमारा हो सकता है एक अच्छे नेता के महत्वपूर्ण मूल्य लिखिए, वैल्यूज लिखिए। एक अच्छा नेता, उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं जो होनी चाहिए। हालांकि वास्तविकता यह है कि नेता में ये कुछ भी नहीं होता, इसके अलावा सब कुछ होता है। लेकिन होना क्या चाहिए, हमारी क्या अपेक्षाएं होती हैं। तो एक अच्छे नेता के महत्वपूर्ण मूल्य या अच्छे गुण, बात एक ही है। मूल्य की बात करें, वैल्यूज की बात करें, गुण की बात करें, तो बात एक ही है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो एक अच्छे नेता के कुछ महत्वपूर्ण मूल्य लिखने हैं हमें। क्या हो सकते हैं। एक अच्छा नेता जिसमें सच्चाई हो, सच्चा व्यक्ति हो, समानता हो, सभी को समान भाव से देखता हो, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में चर्चा न करे, जाति धर्म के बारे में चर्चा न करे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी बात न करे, महिला पुरुष की बात ना करे। मतलब सभी को वो एक भाव से देखे, सभी के अंदर समानता का भाव हो। ये अच्छे नेता का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य होता है। तीसरी चीज अनुशासन। एक अच्छा नेता वह होता है जो अनुशासन प्रिय हो। अनुशासन अगर नहीं है तो नेता नहीं हो सकता। और अनुशासन के अंदर टाइम मैनेजमेंट भी आता है, समय प्रबंधन। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे जितने भी नेता हैं, आप उनको सवेरे 10 बजे का टाइम दीजिए तो शाम को 10 बजे तक आपके यहाँ आ ही जाएंगे। अनुशासन प्रिय नहीं होते। लेकिन हम एक अच्छा नेता उसी को मानते हैं जो अनुशासन प्रिय हो, जो अनुशासन में काम करना चाहता हो। पवित्रता मतलब
उसके मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। सहकारिता, सभी के साथ मिलजुल करके कार्य करने की बात। सम्मान भाव, सम्मान भाव अपने से बड़े का, अपने से बुजुर्ग का, महिलाओं का, बच्चों का, जो व्यक्ति सम्मान करता हो ऐसा ही अच्छा नेता होना चाहिए। निष्पक्षता, निष्पक्ष क्या होता है? निष्पक्ष का मतलब हो गया जो कहीं पर भी किसी के साथ भी पक्षपात ना करे, वह निष्पक्ष। निष्ठा, निष्ठा क्या है कि किसी के प्रति निष्ठावान होना, लॉयल होना, ईमानदार होना, किसी भी काम के लिए निष्ठा होनी चाहिए कि हम ये कार्य करेंगे। जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं तो वहाँ का शिक्षक अपने कॉलेज के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। कैडेट है उसको अपनी बटालियन के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। आर्मी का कोई आर्मी पर्सन है उसको आर्मी के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। मतलब जो जहाँ से जुड़ा है उसके प्रति उसको निष्ठावान होना चाहिए। हम नेताओं से भी ऐसा ही मूल्य, उसकी भी वैल्यूज ऐसी ही चाहते हैं। ईमानदारी, ईमानदार होना चाहिए, वो बेईमान और भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ, उसके अंदर स्वार्थ तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से स्वार्थ परक हो, स्वार्थ उसके पास होना नहीं चाहिए, दूर दूर तक भटकना नहीं चाहिए। और विश्वसनीयता, वो 100% सोना हो, वह विश्वसनीय हो। अगला प्रश्न हो सकता है समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत। टाइम मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनको लिखने के लिए अगर आपसे पूछ लेता है तो हम बताएंगे समय की एक निजी समझ विकसित करना चाहिए, दीर्घकालीन लक्ष्य को पहचानना चाहिए, जो हमारा लॉन्ग गोल हो, छोटा गोल नहीं बड़ा गोल। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें यहाँ तक जाने, जैसे लघु गोल क्या होता है, छोटा गोल क्या होता है, हमने आज पढ़ाई कर ली, सवेरे लिख लिया। दीर्घकालीन क्या होता है, हम अभी पढ़ रहे हैं और एग्जाम साल के अंत में देंगे, वो दीर्घकालीन लक्ष्य है। साप्ताहिक और दैनिक की योजना, हम अपने पाठ्यक्रम का जो भी हमें पढ़ना है या कोई कार्य करना है, जो भी है हमारे पास, पढ़ाई लिखाई हो, कोई कार्य करना हो, सभी के लिए हमारे पास कार्य योजना होनी चाहिए। एक दैनिक कार्य योजना हो और एक साप्ताहिक हो, दैनिक अलग हो, साप्ताहिक अलग हो। दैनिक कार्य योजना जो भी आपने बनाया कि आज हम सोमवार को इतना काम करेंगे, मंगल को इतना करेंगे, बुध को इतना करेंगे, इस तरीके 7 दिन का आपने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये दैनिक कार्य योजना है। और उसको मिला करके एक कर दें, ये साप्ताहिक कार्य योजना होगी। तो कार्य योजना हमारी जरूर होनी चाहिए। अगर हमारे पास कार्य योजना है तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। जो आपको समय मिला हुआ है उसका जो बेहतर, बेस्ट पॉसिबल, जो अधिकतम अच्छा हो सकता है वो उपयोग करना चाहिए। प्रतिबद्ध समय का उपयोग करें। जो टाइम दिया गया है, टाइम बाउंड किया गया है, हमें कह दिया गया यह कार्य आपको 6 बजे करना है, मतलब हम उस कार्य को 6 बजे करेंगे, यही हमारी प्रतिबद्धता होगी। और कुछ रिटर्न गतिविधियाँ, कुछ ऐसा कार्य करते रहें कि हमें रिटर्न में भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो अगर समय परिवर्तन प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारे पास उत्तर में ही 6 लाइनें होंगी। समय की एक निजी समझ विकसित करना, दीर्घकालीन लक्ष्य को पहचानना, साप्ताहिक और दैनिक की योजना, अपने सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें, प्रतिबद्ध समय का उपयोग करें और कुछ रिटर्न गतिविधियाँ। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है, चरित्र का विकास करने वाले नेतृत्व के 10 गुण लिखिए। चरित्र का विकास करने वाले नेतृत्व के 10 गुण। नेतृत्व के गुण क्या होंगे? सबसे पहला साहस, निष्ठा, पहल करना, कर्तव्य भावना, नैतिकता, उत्साह, ईमानदारी, देशभक्ति, न्यायप्रियता, निर्णायकता। प्रश्न फिर से, चरित्र का विकास करने वाले नेतृत्व के 10 गुण लिखिए। 10 गुण चरित्र, जो आपका करेक्टर है, जिसको सब लोग कहते हैं उसका करेक्टर, तो करेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हो, तो नेतृत्व के 10 गुण हमें लिखने हैं। उसमें है साहस, आपको साहस होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, पहले मैं बता चुका हूँ निष्ठावान, कि जहाँ पर काम कर रहे हैं उसके निष्ठा होनी चाहिए, किसी भी कार्य की आपको पहल करना आना चाहिए,
कर्तव्य भावना, आपके अंदर कर्तव्य बोध होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ईमानदारी, देशभक्ति, न्यायप्रियता और निर्णायकता। ये सभी पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। स्व जागरूकता के उपाय क्या हैं? आप अपने आप कैसे जागरूक होंगे? जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं स्व उत्प्रेरण, मतलब अपने आप हमें लगने लगे कि हमें ये कार्य करना है। वैसे स्व जागरूकता है अपने आप से, हमें अंदर से, हमें अंतरात्मा की आवाज़ जिसको कहते हैं, वह ऐसी होनी चाहिए कि हमें लगना चाहिए कि हम देश के एक जागरूक नागरिक हैं। तो देश के जागरूक नागरिक बनने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय होने चाहिए, किन किन उपाय की मदद से हम देश के जागरूक नागरिक बन सकते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्वप्रेरणा, अपने आप से प्रेरणा। दूसरी चीज, आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, चरित्र स्ट्रांग। तीसरा, व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो। चौथा, मूल्य, वैल्यूज, वैल्यूज आपकी सही हो। आत्म दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण आत्मचिंतन वाला हो, अपने आप आपको पता लगनी चाहिए, आप अंतर्मुखी ना बने, आप बहुमुखी बने। स्वप्रतिमा, अपनी फोटो आप अपने दिमाग पर स्वयं बनावे कि हमारा हम कैसे हैं। हम अगर चोरी करते हैं तो चोर दिखेंगे, हम साहूकारी करते हैं तो साहूकार दिखेंगे, हम किसी का पैसा नहीं लेते हैं तो हम वैसे दिखेंगे, हम किसी से घूस लेते हैं हम वैसे दिखेंगे। स्व जागरूकता का सीधा सा उपाय है कि हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में अपनी प्रतिमा स्वयं बनी होनी चाहिए कि हम कैसे हैं। आत्मसंयम, हमारे अंदर संयम होना चाहिए, हमारे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। आत्मसंयम, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, ये तीनों चीज़ें हमारे बीच में होनी चाहिए, तभी हम स्वजागरूक हो सकते हैं। स्वजागरूकता के उपाय क्या है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम उसका उत्तर ही लिखेंगे। स्वप्रेरणा, चरित्र, व्यक्तित्व, मूल्य, आत्मदृष्टिकोण, स्वप्रतिमा, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान। इतनी चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो हम इस प्रश्न का उत्तर अच्छे प्रकार से दे पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, प्रभावी श्रवण। प्रभावी श्रवण हेतु कुछ दिशा निर्देशों की सूची बनाइए। प्रभावी श्रवण हेतु कुछ दिशा निर्देशों की एक सूची बनाइए। सबसे पहली चीज, कैसे आप सुने, जो प्रभावी हो, किसी को सुनाएं, कैसे सुने, या आप सभा में बैठे तो आप कैसे सुनेंगे, उसकी एक सूची बनाइए। कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको प्रभावी बना सकती हैं। सबसे पहली चीज़, अगर कहीं पर भी आप क्लासरूम में जा रहे हैं, लेक्चर रूम में जा रहे हैं, या एनसीसी में जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, सबसे पहले हमेशा समय पर सभा में उपस्थित हो। हमेशा समय पर सभा में उपस्थित हो। कोई भी चीज़ है उसे ध्यानपूर्वक सुने, बिना ध्यान के कुछ भी न सुने। बोलने वाले का ध्यान भंग ना करें, जो भी बोल रहा है उसको डिस्टर्ब ना करें। वो जो कुछ बोल रहा है उसको हमें इत्मीनान से सुनते रहना है, उसकी बातों को ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। बोलने वाले का ध्यान बिल्कुल भी भंग ना करें, वो जो कुछ बोल रहा है उसे इत्मीनान से सुने। अगली चीज़, शोर ना करें, बिल्कुल शोर ना करें और ना ही शोर पर ध्यान दें। अगर हम शोर करेंगे तो निश्चित रूप से बोलने वाले का ध्यान भंग होगा। तो हमें बोलने वाले का ध्यान भंग नहीं करना है, इसके लिए हमें शोर नहीं करना है और ना ही शोर पर ध्यान देना है। प्रश्न पूछने पर संकोच ना करें। अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक चल रहा है उस पर हमें कोई हमारी क्वेरी आ गई, जो सामने वाला बोल रहा है उसमें हमारी कोई क्वेरी, हमारी कोई जिज्ञासा है, तो उसको पूछे जरूर, उस पर संकोच ना करें, लेकिन प्रश्न हमेशा सही समय पर पूछे। जैसे मान लीजिए एक्स टॉपिक आपका अभी चल रहा है और आपको एक्स टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है और वो टॉपिक खत्म हो गया और वाई टॉपिक चालू होगा, और जब वाई टॉपिक आधे में चला गया तो आपने एक्स टॉपिक के लिए प्रश्न पूछ लिया, तो ये सही समय नहीं होगा। जैसे ही पहला टॉपिक खत्म हो रहा है आप तुरंत उसकी क्वेरीज
उसी समय क्लियर करते जाइए, उसी समय अपने को सॉर्ट आउट करते जाइए, अपनी समस्याओं को अलग करते जाइए। तो प्रश्न पूछने पर संकोच न करें, परंतु सही समय पर सही प्रश्न पूछें। उसके बाद वक्ता का दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें। कभी कभी हो सकता है कि बोलने वाला किसी चीज के लिए बोल रहा और आपको कुछ और लग जाए, तो पहले कुछ भी उसको कहने से पहले उसका दृष्टिकोण समझे, वह अपनी बात को रखना कहाँ चाहता है और क्या समझाना चाह रहा है, उसका दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें। चर्चा के प्रवाह के अनुसार चले। चर्चा जो चल रही है, जो टॉपिक पे श्रवण चल रहा है, उसका फ्लो किधर जा रहा है, इस पर देखें। कभी कभी यह अक्सर होता है कि दृष्टिकोण समझने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम बात कुछ होती है और कहें कुछ डालते हैं। तो वक्ता का हमेशा दृष्टिकोण समझना चाहिए और हमेशा चर्चा के प्रवाह के अनुसार चलना चाहिए। अभी मैंने पहले भी कहा था कि जो टॉपिक पे चर्चा हो गई उस पर दोबारा चर्चा ना की जाए। तो जिस विषय पर बात हो चुकी है उस पर ज़्यादा ना सोचिए। अगर बात हो गई और ख़त्म हो गई, अगला टॉपिक शुरू हो गया है, तो आपको पीछे वाले टॉपिक पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस पर कुछ भी सोचना नहीं है। सुनने के समय अधिक लिखने का प्रयास करें। सुनने के समय अधिक लिखने का प्रयास करें। जब आपको सुनाया जा रहा हो तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। अगर आप उसको लिखते जाएंगे तो लिखते लिखते आपको आधी चीज़ें याद भी रह जाएंगी। तो सुनने के समय अधिक लिखने का प्रयास करें। भावनात्मक बाधाओं और प्रभावों से बचें। जो भावनात्मक बाधाएं हैं और जो प्रभाव हैं, इनसे हमेशा बचें। और मैं फिर कह रहा हूँ, वक्ता का ध्यान भंग कतई ना करें। वक्ता बोलने वाले का ध्यान भंग ना होने दें। अगर बोलने वाले का ध्यान भंग हो गया तो समस्याएं बढ़ेंगी। बात आती कौशल के प्रकार बताइए। कौशल के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? साक्षरता कौशल, भाषा कौशल, कार्यात्मक कौशल, व्यवसायिक कौशल, क्रीड़ा कौशल, जीवन कौशल और सांस्कृतिक कौशल। कौशल के प्रकार बताइए। तो कौशल के प्रकार में हम बात करेंगे साक्षरता कौशल, भाषा कौशल, कार्यात्मक कौशल, व्यवसायिक कौशल, क्रीड़ा कौशल, जीवन कौशल और सांस्कृतिक कौशल। अब इसी में बात आ जाती जीवन कौशल। जीवन कौशल क्या है? तो जीवन कौशल के बारे में बताइए। जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल में भी पीछे भी हम इसी टॉपिक पे चर्चा करते आ रहे हैं कि अच्छा नेता कैसा होना चाहिए, अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए। अगर उन्हीं चीज़ों को लेके आते तो जीवन कौशल भी कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता है। सबसे पहली चीज़ आत्मज्ञान होना चाहिए। जीवन कौशल के लिए आत्मज्ञान होना चाहिए, तदनुभूति होनी चाहिए, तार्किक सोच होनी चाहिए। जो कि आप बात करें, तर्कपूर्ण बात करें, बिना तर्क की कोई भी बात ना करें। तार्किक सोच होनी चाहिए, रचनात्मक सोच होनी चाहिए। आपकी सोच रचनात्मक होनी चाहिए, निर्णायकता होनी चाहिए। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आप किस तरीके से निर्णय लेते हैं। पारस्परिक संबंध होने चाहिए। पारस्परिक संबंध होने चाहिए। संबंध हमेशा पारस्परिक ही होने चाहिए। प्रभावी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति जो है वो प्रभावी होनी चाहिए। जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो बोलने का तरीका है, वो बहुत ही प्रभावी होनी चाहिए, जिससे कि आपकी बात को आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो सामने वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ जाए। समस्याओं को सुलझाने का कौशल होना चाहिए। जो भी समस्याएं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको सुलझाया कैसे जाए, इसका भी कौशल, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं डिफ़िकल्टीज़ कम इन द जर्नी ऑफ लाइफ। समस्याएं हर व्यक्ति की यात्रा पर, जो जीवन यात्रा उस पर आती हैं, बट इट कैन नॉट स्प्लिट ए मैन इफ ए मैन टेक करेज। परंतु ये जो समस्याएं हैं किसी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती, नष्ट नहीं कर सकती। कब? जब व्यक्ति साहसी हो, उसके अंदर साहस हो, समस्याओं पर निर्णय ले सके।
अगला है तनाव पर नियंत्रण, टेंशन। हमें तनाव नहीं करना है, किसी भी चीज़ का तनाव नहीं करना है, कोई तनाव नहीं। कोई भी समस्या आई, अगर वो समस्या तनाव लेने से अगर समस्या हल हो सकती तो आप तनाव लें, अगर नहीं हो सकती है तो शांत रहें। तो तनाव पर नियंत्रण लेना चाहिए और भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद बात आती, जीवन कौशल के बाद बात आती है अपनी मानसिकता, जो हमारी मेंटालिटी है। हमारी मेंटालिटी क्या होती है? जातिवाद की बात करें तो हमारी मेंटालिटी होती है, अरे वो तो मुसलमान है, उसका हम छुआ कैसे खा लेंगे। अगर सभी हिंदू हैं, बोले वो तो फला जाति का व्यक्ति है, हम उसका छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते। वो तो भाई फला जाति का व्यक्ति है, उसका छुआ हुआ हम भोजन नहीं खा सकते। हम ये बात करते हैं, लेकिन मानसिकता बदलने के बारे में सोचें। अगर हम यहीं पर सोचें कि वो फला जाति का है, लेकिन जो हमारे घर में अनाज आ रहा है वो अनाज किस व्यक्ति ने काटा है, वहाँ पर पानी की सिंचाई कौन कर रहा है, हमें मालूम नहीं होता। तो जो हम देखते हैं हम उसी हिसाब से अपनी ही मानसिकता बदल लेते हैं। तो मानसिकता बदलने के उपाय क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए, जो आपके अंदर से यहाँ से आवाज़ आ रही है, सबसे पहले उसको सुनें। अपनी वर्तमान भावनाओं की जांच करें, जो आपके मन में भावनाएं हैं उनकी जांच करें, उसको चेक करें। अपनी मानसिकता का परीक्षण करें, आपकी मानसिकता कैसी है इसका परीक्षण अवश्य कर लें। सफलताओं पर मंथन करें, जो आपकी सफलताएं हैं उसको मंथन करें। यथार्थवादी बने, उत्तम जानकारी प्राप्त करें, जो भी जानकारियाँ बिल्कुल सॉलिड जानकारी लेकर चलें, किसी से भी अपनी तुलना न करें। यथार्थ व साक्ष्यों पर ध्यान दें, श्रेष्ठ जनों का आदर्श मानें, और सबसे खास चीज़ है लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता छोड़ दें। लोग क्या हैं उनके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अपनी मानसिकता को दूषित व संकीर्ण होने से बचाएं। आपकी मानसिकता कैसी है? दूषित मानसिकता और संकीर्ण मानसिकता होने से बचाएं। और अपनी जो मानसिकता है उसको अपने विचारों और लक्ष्यों के अनुरूप ढालें। जो हमारी मानसिकता है उसको अपने विचारों और लक्ष्य के हिसाब से चेंज कर दें। तो अगर मानसिकता बदलने के उपाय लिखने की बात आती है तो हम लिखेंगे अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने, अपनी वर्तमान भावनाओं की जांच करें, अपनी मानसिकता का परीक्षण करें, सफलताओं पर मंथन करें, यथार्थवादी बने, उत्तम जानकारी प्राप्त करें, किसी से भी अपनी तुलना न करें, यथार्थ व विषयों पर ध्यान दें, अपनी मानसिकता को दूसरे अपने विचारों और लक्ष्यों के अनुरूप डालें, अपनी मानसिकता को दूषित ना होने दें, श्रेष्ठ जनों को आदर्श मानें, और लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता छोड़ दें। अब संचार के तत्व, जनरली हम लोग जब सेना में होते हैं, कहीं पर होते हैं, तो बात आती संचार की, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो संचार के तत्व क्या क्या है, संचार कैसे होता है? तो शुरुआत प्रेषक से होती है, सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, और प्रतिक्रिया सबसे लास्ट वाले की होती है फीडबैक। फीडबैक क्या आया? तो जब कोई भी मैसेज हम भेजने जा रहे होते हैं तो सबसे पहला काम प्रेषक जो सेंडर होता है, दूसरा मैसेज क्या होता है, जो आप लिखना चाहते हैं वह जो भी मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो वर्ड के फॉर्म में कभी भी नहीं जाता है, वो कोड के माध्यम में जाता है। जो आपने लिखा है वो लिखा एज इट इज नहीं जाता, वो कोड हो जाता है, उस पर इनकोडिंग हो जाती है, उसको संकेतीकरण में उसको चेंज कर दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ प्रेषक, दूसरा संदेश क्या हमारा होना चाहिए, तीसरा संकेतीकरण इनकोडिंग, जो भी हमारा है उसको इनकोड कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनकोड कर देती, क्योंकि यहाँ से कोई ऐसी चीज़ तार में करंट के माध्यम से जा रहा है तो उसमें कोड जा सकते हैं और कुछ भी नहीं जा सकता। तो इनकोडिंग कर दी गई, संकेतीकरण किया गया। चौथा है माध्यम, मीडियम, किस माध्यम में हम बात कर रहे हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में, उड़िया में, जिसमें भी बात करें तो मीडियम हमारा सही हो। उसके बाद क्या काम होता है, संकेतीकरण, मीडियम, संकेतीकरण माध्यम किस चैनल से जा रहा है, और उसके बाद क्या होता है, रिसीव कर लेता है, वो उस पूरे डेटा को जैसे तार के माध्यम से उसने उसे रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद अवकूटन की प्रक्रिया आती है। अवकूटन मतलब डिकोड, जो भी कोडिंग थी उसको डिकोड कर देता है। डिकोड जैसे ही हो गया तो मैसेज
जो आपने लिख दिया था वो मैसेज डिकोड होकर के अपने मूल रूप में वापस आ जाता है, और जब मूल रूप में वापस आ जाता है तो हम फीडबैक प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, हमें मालूम हो जाता है हमें क्या करना है, और उसकी प्रतिक्रिया जो हमारी होती है वो हमारे सामने होती है। अब देखिए, समय को नष्ट करने वाले कारक के नाम लिखो। समय को कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा नष्ट करती हैं? तो समय को नष्ट करने वाले कारक, सबसे पहला टेलीफोन और मोबाइल फोन, फालतू कागज पत्र, अनावश्यक कागज पत्र, अधिक सामाजिकता। ज्यादा आप सामाजिक होंगे तो भी प्रॉब्लम होगी ही होगी। टेलीविजन एवं कंप्यूटर, टेलीविजन और कंप्यूटर ये भी समय को नष्ट करने के कारक हैं। अगर देखा जाए तो इनमें बहुत सी जानकारियां ऐसी आती हैं जो समय नष्ट नहीं करेगी, लेकिन होता क्या है, जब हम टेलीविजन देखने बैठते हैं या कंप्यूटर पर बैठते हैं तो हम ज़रूरत की चीज़ों को छोड़ करके बाकी सब कुछ देखते हैं। तो जब बाकी सब कुछ देखते हैं तो निश्चित रूप से हम समय का नुकसान कर रहे हैं, समय को नष्ट कर रहे हैं। अधिक मित्र एवं संबंधी, ज़्यादा यार दोस्त या रिलेशन में रहना भी समय को नष्ट करना है। अधिक मित्र और संबंधी भी समय को नष्ट करते हैं। योजना एवं नियंत्रण में कमी, जो भी हमने प्लानिंग बनाई है, प्लानिंग क्या है उसको, और उसको नियंत्रण कैसे करेंगे, उसमें इन दोनों में कमी अगर है तो समय आपका नष्ट होगा ही होगा। कोई आपने प्लानिंग बनाई है और उसमें आप प्लानिंग में अगर कोई भी कमी रह गई है तो टाइम खराब होगा। अगर किसी चीज़ में कंट्रोल नहीं आपका तो भी टाइम खराब होगा। अगला, अनिर्णय एवं विलंबित निर्णय। अनिर्णय, जिसका कोई निर्णय ना हुआ, और विलंबित निर्णय मतलब देर से निर्णय। अगर ये भी आता है तो समय को नष्ट करेगा ही करेगा। और बात आती है टाल मटोल एवं आलस्य। किसी भी काम का टाल मटोल और आलस्य अगर आप करेंगे तो निश्चित है समय ही बर्बाद होगा। अगला प्रश्न हो सकता है तनाव प्रबंधन के उपाय की। अगर आप टेंशन में है उसको मैनेज कैसे करेंगे? तनाव प्रबंधन के उपाय, सबसे पहले जैसे ही आपको तनाव हो रहा, बहुत परेशान है, आपका सर भारी है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस समय सबसे पहली चीज, प्रश्न के उत्तर ही है तनाव प्रबंधन के उपाय लिखे, तो यही उपाय होते हैं। सबसे पहले हम लंबी लंबी सांसें लेना चालू करें, और लंबी सांसें लेने के बाद थोड़ी देर बिल्कुल रिलैक्स, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, और जब रिलैक्स करें, किसी से किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप न करें, आप आँख इस प्रकार से बंद करें और चुपचाप बैठ जाएं, और मन में किसी एक बिंदु का ध्यान करने लगे कि वह बिंदु आपको दिख रहा है, वार्तालाप बंद कर दें, मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप आप कर लें, लंबी सांस लें, थोड़ा सा विराम लें, किसी से वार्तालाप न करें और मन को शांत रखें। 4 चीज़ें करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए शारीरिक आराम, फुल्ली रेस्ट, एकदम शरीर को हल्का छोड़ दें। 2 मिनट हल्का छोड़ने के बाद अपने शरीर को हिलाए डुलाएं, हरकत दें, थोड़ा सा हरकत देंगे, शरीर एक्टिव होगा, और जब एक्टिव होगा तो फिर वहीं पर आ गए, अपने शरीर की देखभाल करें, कहीं मेरे कोई चोट तो नहीं लग गई, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति मिल जाए तो ये नहीं कि मुंह बंद किए बात ही नहीं कर रहे, नहीं, उससे हंसी मजाक जरूर करें, हास्य विनोद जरूर करें। जब आप हास्य विनोद करेंगे तो तनाव अपने आप दूर हो जाएगा। सही समय का प्रबंधन करें, आपको मालूम होना चाहिए किस समय आपको क्या करना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। कम बोले, अधिक सुने। अगर आप कम सुने और अधिक बोले में आ गए तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप कम बोल रहे हैं और जो आ रहा सुन सब कुछ रहे हैं तो आप हमेशा मैनेज कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। संगीत सुने, संगीत को कहते हैं एक अच्छा तनाव प्रबंधक है। अगर आप चाहे जितना टेंशन में हो, संगीत जरूर सुनिए, संगीत सुनने से तनाव कम हो जाता है। उसके साथ ही जहाँ पर भी आप जिस भी रूम में बैठ रहे हैं, जो भी है, उसके आसपास हर तरफ अच्छी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें लगाएं जो आपके आंखों को, आपके मन मस्तिष्क को शांत रखें। अगला प्रश्न हो सकता है शिष्टाचार के प्रकार लिखो। शिष्टाचार कितने प्रकार से हो सकता है? तो सबसे पहला सामाजिक शिष्टाचार। जो सामाजिक शिष्टाचार ये है कि आपसे बड़ा व्यक्ति कोई भी मिल रहा है उसके सामने हम प्रणाम करें। दूसरा भोजन शिष्टाचार,
भोजन शिष्टाचार में जब हम भोजन करने बैठे तो कहते हैं कि उतना ही अन्न लो थाली में जो ना बहे नाली में। अन्न केवल उतना ही लें जितना कि हम भोजन कर पाएं। अगर आप थाली में भोजन जूठन छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप भोजन के प्रति शिष्टाचार नहीं कर रहे हैं। स्नान घर शिष्टाचार, स्नान घर में जाते हैं वहाँ पर भी वही चाहिए, अस्त व्यस्त कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ सिस्टमेटिक दिखे, यही शिष्टाचार है। व्यवसाय में शिष्टाचार, आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको देखना हर चीज़ सिस्टमेटिक हो, जो चीज़ जहाँ पर रखनी चाहिए वो वहीं पर होनी चाहिए। टेलीफोन शिष्टाचार, आपके पास किसी का फ़ोन आया, आप तुरंत कहा हाँ कौन बोल रहा है, एक तरीका ये है। दूसरा, हाँ आप कौन बोल रहे हैं, एक ये भी तरीका है। तो ये शिष्टाचार में आता है, आप कौन बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है, दोनों में अंतर है। दोनों ही शिष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। तो वो अच्छा शिष्टाचार है, वो खराब शिष्टाचार है। संस्थान शिष्टाचार, जहाँ कर भी आप काम कर रहे हैं, जो आपका कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको शिष्टाचार रखना है। वहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं कि आप शिष्टाचार न करें। भेंट शिष्टाचार, कोई भी व्यक्ति किसी आपसे मिल रहा है तो आप उससे भेंट करें, मिलें शिष्टाचार के साथ। और पार्टी शिष्टाचार मतलब कहीं पर भी आप ग्रुप में इकट्ठा हुए हैं, समूह में इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर भी आपको शिष्टाचारी रहना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है। अब शिष्टाचार की हमें आवश्यकता क्यों होती है, बहुत ज़रूरी है। शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों होती है? शिष्टाचार आपको एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनाता है। शिष्टाचार आपको समाज में उत्तम व्यवहार करना सिखाता है। शिष्टाचार चिरस्थायी प्रभाव के लिए आवश्यक है। आपके व्यक्तित्व तथा परवरिश के विषय को शिष्टाचार ही दर्शाता। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पारिवारिक परवरिश कैसी हुई है, इसको शिष्टाचार ही दर्शाता है। आपको समाज में सम्मान व प्रशंसा प्राप्त करवाता है। अगर आप शिष्टाचारी हैं, आप नम्र हैं, तो समाज में आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको प्रशंसा भी आपकी होती रहेगी। शिष्टाचार लोगों में आपके लिए विश्वास व निष्ठा को मजबूत करता है। आप शिष्टाचार अगर है तो लोगों के अंदर आपकी विश्वास भी बढ़ेगा, निष्ठा भी बढ़ेगी। शिष्टाचार आपको संबंधों का मूल्य समझने में मदद करता है। वैल्यूज़ क्या है, शिष्टाचार अगर है तभी आपको पता लगेगा आपकी वैल्यूज़ क्या है, और इसी के माध्यम से आप एक जिम्मेदारी नागरिक के रूप में परिपक्व हो जाते हैं। अगली बात करते हैं, मनोवृत्ति के प्रकार लिखिए। मनोवृत्ति कितने प्रकार की होती है? सकारात्मक मनोवृत्ति, विद्रोही मनोवृत्ति, वैयक्तिक मनोवृत्ति, सकारात्मक मनोवृत्ति, विवेकपूर्ण मनोवृत्ति, सामाजिक मनोवृत्ति, तटस्थ मनोवृत्ति और अविवेकपूर्ण मनोवृत्ति। मनोवृत्ति 8 प्रकार की होती है, नाम सबके सामने है। सकारात्मक मनोवृत्ति, विद्रोही मनोवृत्ति, वैयक्तिक मनोवृत्ति, सकारात्मक मनोवृत्ति, विवेकपूर्ण मनोवृत्ति, सामाजिक मनोवृत्ति, तटस्थ मनोवृत्ति और अविवेकपूर्ण मनोवृत्ति। इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर बात आ गई, एक अच्छे आदर्श नागरिक के गुण क्या होने चाहिए। तो आदर्श नागरिक के गुण हमें मालूम है, हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि एक आदर्श नागरिक के गुण क्या होने चाहिए। तो आदर्श नागरिक के गुण के लिए जब हम बात करते हैं, आदर्श नागरिक में बुद्धिमान होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, मताधिकार का उचित प्रयोग होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, कानूनों का पालन करने वाला होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, परिश्रमी हो, परोपकारी हो, कर्तव्यपरायण हो और देशभक्त। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, टीम क्या होती है, दल या टीम। टीम क्या है, कहते हैं ना हमारी टीम का आदमी है। या क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट में 2 टीम होती है, एक हिंदुस्तान की टीम, एक पाकिस्तान की टीम, मतलब 2 दल होंगे, बिना दल के बात नहीं होगी। तो दल या टीम किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परस्पर निर्भर व्यक्ति जो परिणामों की साझा जिम्मेदारी उठाएं। 2 या 2 से अधिक परस्पर निर्भर व्यक्ति जो परिणामों की साझा जिम्मेदारी उठाएं
और जो स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था में अक्षुण्ण सामाजिक इकाई माने जाते हो, दल अथवा टीम कहलाते हैं। सीधी सी अगर क्रिकेट का दल है तो उसमें 11 प्लेयर, 13 प्लेयर, 15 प्लेयर जो भी हैं वो सब ऐसे हों जो साझे में जिम्मेदारी उठावें। ये ना हो कि वो तो कैप्टन है, वो मारे तो मारे, नहीं तो हमें क्या करना, हम तो बैठे रहेंगे। तो जो इस तरीके का काम करता है वो गलत है। तो साझे में जब जिम्मेदारी उठाई जाती है तो सामाजिक व्यवस्था बड़ी हो जाती है। इसी को एक दल अथवा टीम कहते हैं। अब दल के प्रकार क्या होते हैं? कार्यात्मक दल, समस्या समाधान दल। कार्यात्मक दल जो वर्क करे, समस्या समाधान दल, और स्वप्रबंधित दल, अपने आप सेल्फ मैनेज्ड दल जो स्वप्रबंधित हो। अब दल की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? जो आपने दल बनाया है वो कैसा होना चाहिए? तो दल की विशेषताओं में अभेद्यता का आभास होना चाहिए, अभेद्य होना चाहिए, नियत विचार हो, सभी के विचार सही होने चाहिए, किसी के विचार गलत नहीं होने चाहिए। उसके साथ साथ सर्वसम्मत का साझा आभास हो, सामूहिक युक्तिकरण हो, प्रत्यक्ष दबाव हो, निर्विवाद विश्वास और नियंत्रण होना चाहिए। ये सभी चीज़ें होनी चाहिए तो वो एक दल बनता है। इस तरीके से आज हमने 20 से 22 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं। हमारे द्वारा दिए जा रहे इन प्रश्नों का आप निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बी सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा सी सर्टिफिकेट परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम लोग फिर 6:15 पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।